चलिए, नमस्कार दोस्तों। कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट का फर्स्ट लेक्चर है ये। सीडीपी का ये चैप्टर है, तो इसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी नहीं, 3-4-5 वीडियो में ये पूरा जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी का ही ये चैप्टर है। तो आप सभी को मालूम है कि बच्चों में जो डेवलपमेंट होती है वो फिजिकल लेवल होता है, उनके हाइट में वृद्धि होती है, मस्कुलर बनते हैं। इसके बाद सोशल होते हैं, मतलब दोस्त यार होते हैं, सोसाइटी के अदर दूसरे लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे संपर्क स्थापित करते हैं। ठीक है ना। इमोशनल भी होते हैं। तो इमोशनल होते हैं तो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, अपने वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। किसी का दुख दर्द समझ के उसके साथ उठते बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हम लोग देखते आए हैं और इस पे हमारी बातचीत होती आई है। अभी हम लोग जो डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले इस चैप्टर में, जो फर्स्ट लेक्चर है, उसमें हम लोग कॉग्निटिव और मोरल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये जितने भी डेवलपमेंट है उनमें से कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है और जो मोरल डेवलपमेंट है, इसको सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे माना जाता है। ठीक है। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये जो एसोसिएटेड है, इसके अंतर्गत जो प्रोसेस आती है वो क्या आती है, वो थिंकिंग प्रोसेस आती है। क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो आपकी सोच विचार की शक्ति को बढ़ाता है, उसमें विकास करता है। थिंकिंग में आपके विकास होता है, रीजनिंग तर्क शक्ति आपकी बढ़ती है, ईटीसी। ठीक है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके लंबे चौड़े हैं लेकिन आपके दिमाग तेज नहीं है, आप तर्क नहीं समझ पाते हैं, चालाकी से काम नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो डेवलपमेंट किसी काम का नहीं है, आपको मुश्किलें झेलनी ही पड़ेंगी। तो इस कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट पे जो सबसे ज़्यादा जो पढ़ी जाती है वो 3 थ्योरीज पढ़ी जाती है, 3 थ्योरीज। तो उन्हीं 3 थ्योरी को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वो 3 थ्योरी कौन कौन है? सबसे पहला जो थ्योरी है साहब वो है पियाजे की थ्योरी। जो जिन लोगों ने इस थ्योरी के दिया है उन्हीं के नाम पर इसको बना दिया जाता है। पियाजे की थ्योरी बोलते हैं, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। तो सोच विचार की जो विकास होता है उस पर इसने थ्योरी दी थी। फिर एक और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ही इन्होंने भी थ्योरी दी है, लेकिन थोड़ा सा इनका थ्योरी में एक डिफरेंस आएगा जो हम लोग आगे बात करेंगे। जो लास्ट जो थ्योरी है 3rd नंबर पे, वो है कोलबर्ग की थ्योरी, जो मॉरल डेवलपमेंट पर है, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है। तो इन तीनों थ्योरी पे हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम लोग पियाजे की थ्योरी को कवर कर पाएंगे और जो थ्योरी हैं उनको बाद के लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे ज़रूर। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात शुरू करते हैं। तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्टरी में बता दूं कि 1800 के आसपास ही ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये जो साइकोलॉजिस्ट है मतलब मनोवैज्ञानिक हैं, ये तीनों ही लोग, और इन्होंने मनुष्य का मन कैसे कार्य करता है और इन सारी चीज़ों पर इन लोगों ने बहुत रिसर्च किया है। तो पियाजे का पूरा नाम हो जाता है जीन पियाजे। ठीक है। और इसका जो वाइगॉट्स्की का जो पूरा नाम हो जाता है वो है लेव
योनोइक वाइगॉट्स्की। तो आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको इसको वाइगॉट्स्की ही कहना, इसको पियाजे कहना, ठीक है ना। लास्ट का जो टी है वो साइलेंट हो जाता है। तो इन लोगों ने जो थ्योरी दी थी, ये सारे के सारे जो थ्योरी है वो ह्यूमन ब्रेन, माइंड, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में इन लोगों ने बताया। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो टर्म है, उस टर्म को पियाजे ने ही दिया था। कंस्ट्रक्टिविज्म में वो ये कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या कहा गया है पियाजे के द्वारा, कि जो लर्नर है, लर्नर डेवलप्स his or her knowledge by itself। मतलब जो भी नॉलेज लर्नर के पास होती है वो खुद ब खुद उसको सीखता है। उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें पूरा का पूरा रोल लर्नर का होता है। अपना नॉलेज वो स्वयं बनाता है। इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म नाम इसलिए आया, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, नॉलेज का निर्माण करना, ज्ञान का निर्माण करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज्ञान का निर्माण करना। थोड़ा देख लीजिएगा स्पेलिंग हिंदी की, ज्ञान का निर्माण होता है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। और जीन पियाजे जो था वो कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट, इसीलिए उसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट, इसलिए उसको कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म दिया था। तो उनका ये मानना था कि जो टीचर है वो पढ़ाता नहीं है जिससे कि बच्चे सीखते हैं, बच्चे स्वयं अपने आप से सीखते हैं। अपने आप से सीखने का अर्थ है कि वो जिस सराउंडिंग में रहते हैं उस सराउंडिंग से वो सीखते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो अप्रोच है, वो अप्रोच बताता है कि जो लर्निंग है वो टीचर ओरिएंटेड नहीं है, वो क्या है, लर्नर ओरिएंटेड है। लर्निंग जो है डिपेंड करता है बच्चे पर, ठीक है, वो टीचर पे डिपेंड नहीं करता, वो टीचर ओरिएंटेड नहीं होता है। टीचर के द्वारा वो नहीं सीखता, टीचर सिखाता है तभी वो सीखता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें और क्या बताई गई है कि अगर ऐसा होता, टीचर ओरिएंटेड अगर ये होता, तो सारे बच्चे एक ही तरह से सीखते, क्योंकि एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक ही टीचर 40 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो 40 के 40 उनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब बच्चे अपने आप सीखते हैं। कोई बहुत तेज हो जाता है पढ़ने में, कोई स्लोली पढ़ता है, कोई धीरे धीरे समझता है, कोई आज पढ़ेगा कल उसको समझ में आएगा, किसी को एग्जाम्पल से समझ में आता है। तो ये जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें जो है बच्चा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डन बाय नॉलेज कंस्ट्रक्शन, डन बाय लर्नर। और लर्नर कहाँ से सीखता है साहब? वो जो लर्नर है वो जिस वर्ल्ड में रहता है, परसीव्स फ्रॉम वर्ल्ड, जिस दुनिया में वो रहता है उसी दुनिया से वो परसीव करता है, वो वहां से सीखता है, वहां से वो लेता है, वहां से वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत क्या कहता है, उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, या आप ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत क्या है। आप इसको हटा दीजिए क्योंकि ये तो टॉपिक है, इस पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है साहब? तो सबसे पहला
कहता है कि चाइल्ड इज एक्टिव लर्नर या कंस्ट्रक्टर। नॉलेज को सबसे पहले चाइल्ड ही बनाता है। चाइल्ड किसी और के माध्यम से नहीं सीखता है या नॉलेज नहीं बनाता है, नॉलेज के बारे में नहीं जानता है। वो डायरेक्टली वो नॉलेज को बनाता है। वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर है। किसका? एक्टिव कंस्ट्रक्टर है नॉलेज का। ठीक है। दूसरा जो आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि ये जो नॉलेज है ये कहाँ पर है। नॉलेज इज प्रेजेंट या एम्बेडेड की जगह पे हम प्रेजेंट कर देते हैं, प्रेजेंट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। बच्चा कहाँ रहता है? बच्चा सोसाइटी में रहता है, फैमिली में रहता है। फैमिली भी एक सोसाइटी का पार्ट है, तो बच्चा वहाँ से इस नॉलेज को सीखता है और बच्चा अपने आप उस नॉलेज को सीखता है। बच्चा जो सोसाइटी में देखता है उसी से सीखता है, इसीलिए इसको एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा गया है। ठीक है। किसको कहा गया है? चाइल्ड को। एवरी चाइल्ड इज नोन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे चारों तरफ मल्टीपल रियलिटीज है। मल्टीपल रियलिटीज, बहुत सारी सत्यताएं हमारे चारों तरफ है। ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। हर कोई अपने आप को सत्य कह रहा है, मैं सही हूं, मैं सही हूं। लेकिन कोई भी अल्टीमेट नहीं है। नो अल्टीमेट ट्रुथ, मतलब यही सबसे सत्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी कंस्ट्रक्टिविज्म का। बच्चा ये सोच लेता है कि यही सत्य है। नहीं, ये भी सत्य है और वो भी सत्य है। मतलब ये भी बात सत्य हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली कोई सत्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। बच्चा जो अपने सोसाइटी में देखता है उस हिसाब से वो सोचता है कि ये सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य देखा जाए तो अल्टीमेटली कुछ नहीं है, सब अपने अपने जगह पर सत्य है। तो ये कुछ कंस्ट्रक्टिविज्म की प्रिंसिपल है जो पियाजे ने दिया था। कंस्ट्रक्टिविज्म एक अम्ब्रेला टर्म है। इसका अर्थ यह है कि ये जो टर्म है ये बहुत व्यापक टर्म है। इज एन अम्ब्रेला टर्म, और इसके अंतर्गत तीनों के तीनों थ्योरीज आते हैं। इसी के अंतर्गत पियाजे की थ्योरी और वाइगोट्स्की की थ्योरी काम करती है। जो समझने की, जो सोचने की जो शक्ति है, उसका जो विकास है वो कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए इसे अम्ब्रेला टर्म कहते हैं। एक मिनट में पानी पी लेता हूं। ठीक है भाई। तो अब इसमें इस प्रेजेंट चैप्टर में अब हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम लोग आगे समझने वाले हैं। तो उसको समझाने के लिए 3 थ्योरी हमको पढ़ने थे। सबसे पहला जो थ्योरी है वो है पियाजे की थ्योरी। पियाजे की जो थ्योरी है उसमें सबसे पहला जो लिखा गया है वो क्या है? पियाजे एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। उनका ये मानना था कि हर बच्चा जो है एक्टिव लर्नर है, वो जिस सराउंडिंग में रहता है उसी सराउंडिंग से वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उसको सीखने में और कोई मदद नहीं करता, टीचर का कोई रोल नहीं है। इस बात को बहुत कट्टरता से मानते थे, इसीलिए उसको रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है या लोग कहते हैं। ठीक है। पियाजे सबसे पहली बात कंस्ट्रक्टिविस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट। आप समझ लीजिए मनोविज्ञान पर काम करते थे, मनुष्य का मन किस प्रकार से काम करता है। तो इन्होंने जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट होने का जो ये किया, दावा किया या लोग उनको मानते हैं, वो इसीलिए मानते हैं कि एवरी चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज ओन नॉलेज। अपना वो नॉलेज बच्चा अपने आप ही बनाता है।
ठीक है। और इस बात को, ये जो यूनिवर्सल स्टेज थ्योरी है या कंस्ट्रक्टिविस्ट की जो थ्योरी है, इसका बहुत आलोचना भी हुई थी, क्रिटिसिज्म भी हुआ था। ठीक, उस पर हम लोग को नहीं जाना है, बस हम लोग को आगे की तरफ समझते जाना है कि पियाजे के अनुसार ये भी कहा गया था कि प्रोसेस, मैं पहले लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं, प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन एंड लर्निंग, ठीक है, अक्रॉस द कल्चर, अक्रॉस द कल्चर, अलग अलग कल्चर में ये जो प्रोसेस है, इज कांस्टेंट, इज सेम, कांस्टेंट और सेम। कल्चर कोई भी हो, किसी भी कल्चर से लोग आते हों, सबका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है या कंस्ट्रक्टिविस्ट या नॉलेज को बनाने का जो तरीका है वो क्या है, सेम है। वो प्रोसेस क्या है, सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉलेज उसको कहाँ से मिलता है, सराउंडिंग से, और सभी अपने किसी न किसी सराउंडिंग में रहते हैं, वहां से नॉलेज लेते। तो ये प्रोसेस है नॉलेज कंस्ट्रक्शन का, वो हर जगह क्या है, सेम है। और ये जरूरी नहीं है कि प्रोसेस सिर्फ अडल्ट में ही होता है, अडल्ट को ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने का अवसर प्राप्त है, वही सिर्फ सब सराउंडिंग से सीख सकता है, समझ सकता है, नहीं। इवन यंगर चिल्ड्रेन ऑल्सो लर्न फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। वो जिस वातावरण में रहता है वहां से भी वो कुछ ना कुछ देखता है, वहां से सीखता है। और एक मिनट, फोन आ रहा है, वो वहां से भी कुछ, एक मिनट में यहां से अगर मैं, नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कॉल ना आ जाए। खैर, मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो वो जिस अराउंड सराउंडिंग्स में रहता है वहां से जो देखता है उसी से कुछ ना कुछ सेंस बनाता है, उससे कुछ मीनिंग उसको बनाता है। आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे कुछ? स्क्रीन पे तो आपको नहीं दिखाई देना चाहिए। चलिए, अब कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब ये जो अपने सराउंडिंग से देखता है और वो सीखता है, तो इसमें एक सीक्वेंस है, ठीक है। देयर इज अ सीक्वेंस टू लर्निंग, देयर इज ए सीक्वेंस टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एक सीक्वेंस है। लर्निंग के प्रोसेस में एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस को हम लोग स्टेज थ्योरी कहते हैं। मतलब जब भी कोई बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, या नॉलेज बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है, तो वो स्टेज वाइज करता है। पहले कुछ सीखता है, फिर आगे कुछ सीखता है, फिर कुछ सीखता है, जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो स्टेज बाय स्टेज वो कुछ ना कुछ सीखता जाता है। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक ही बार वो सीख कर, ऐसा अगर होता तो हम लोग खुद में देख सकते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है हम लोगों को चीज़ें और गहराई से समझ में आ रही हैं, और पुख्ता, जैसे हम लोगों से जो कम उम्र के उनको कम चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से ये स्टेज थ्योरी भी पियाजे ने ही दी थी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस है, ये तो आप समझ चुके हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है, थॉट प्रोसेस में क्या होती है, नॉलेज की ही प्रोसेसिंग होती है। तो इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो कुछ इसकी खासियत है वो आप देखेंगे कि जो थॉट प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं या कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो जो
जिस चीज का विकास होता है वो होता है रिमेम्बरिंग, उसको याद आने लगता है, याद वो करने लगता है, याद वो कर सकता है। ठीक है। दूसरा, प्रॉब्लम, कोई उसके सामने प्रॉब्लम आ जाए तो वो उसको सॉल्व कर सकता है। इसीलिए बच्चा, बहुत छोटा बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जो एडल्ट होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाती है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग साहब, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, निर्णय लेने में उसकी क्षमता बढ़ जाती है। निर्णय ले पाने की जो क्षमता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। दूसरा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मतलब क्या है ये भी आप समझिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इन सारी चीजों का आपको मतलब है। लोग सोचते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होता क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वो सोचता है, थिंक कर सकता है, वो अंडरस्टैंड करता है। क्या अंडरस्टैंड करता है? अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अपने चारों तरफ जो दुनिया है उसको वो समझता है। ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन, अगर उसको कुछ मिला है उसकी प्रोसेसिंग करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मान लीजिए आपने कुछ बताया कि वहाँ एक आदमी खड़ा था, तो वो आदमी खड़ा था, वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा होगा, वो कहाँ से आया होगा, हाँ, वो कैसा आदमी होगा, इसकी प्रोसेसिंग। बस एक बात आपने कही, उसकी उसने उसको अपने दिमाग में प्रोसेस कर लिया, वहां से कुछ वो सीख लेगा, नॉलेज बना लेगा। ठीक है। इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंटेलिजेंस आ जाती है। चतुराई, ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है। रीजनिंग, तर्क, किसी भी चीज को तर्क से समझना, तर्क देना। ठीक है। लैंग्वेज, बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे बहुत कम उम्र में लैंग्वेज सीख जाते हैं, या बहुत सारी भाषाएं एक साथ बोल सकते हैं, बहुत जल्दी भाषाओं को सीख लेना, है ना। और लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं साहब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, मतलब, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर असर डालते हैं। कौन कौन से फैक्टर? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन साहब, तो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है, बच्चे की मैच्योरिटी होती है, वैसे वैसे उसकी डेवलपमेंट बढ़ती रहती है। ठीक है। और ये भी देखा गया है कि हेरिडिटी का भी असर होता है। जैसे जिसके माता पिता थोड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं या उनमें कोई विशेष प्रकार का गुण होता है, तो बच्चे में भी इस तरीके के गुण उसको दिखाई देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हेरिडिटी प्लेज ए मेजर रोल, किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है। सोशल एक्सपीरियंसेस से भी जो है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। सोशल एक्सपीरियंसेस का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि दिन भर में हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है। तो वो जो एक्टिविटीज़ करते हैं, उस एक्टिविटीज़ को हम लोग जब करते हुए होते हैं तो वो भी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर असर डालते हैं, उसको भी वो हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, सपोज कीजिए हम लोग कहीं बाहर घूमने गए हैं, तो बाहर जब हम लोग घूमने गए हैं तो बाहर जब हम लोग घूमने जाते हैं तो किसी पहाड़ी पे जाते हैं, नदी के आसपास जाते हैं, पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के हिल्स। तो उससे भी हम लोग सीखते हैं कि ये ऐसे पहाड़ होते हैं, ऐसे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं। तो ये सोसाइटी में जाने से ही ये एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं और ये नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन होती है। तो इसी को कहते हैं सोशल एक्सपीरियंसेस। सपोज कीजिए कि एक बच्चा है जो झूठ बोलता है। ठीक है। तो झूठ जब बोलता है, सॉरी, झूठ जब बोलता है तो जब वो अकेले रहता है तो उसे ये बिल्कुल ओके लगता है, झूठ बोलना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो हम अपने बचाव कर सकते हैं, अपने आप को बड़ा दिखा सकते हैं। लेकिन ये जैसे वो सोसाइटी में जाता है, अच्छे बच्चों के बीच में जाता है, तो वो देखता है कि झूठ बोलना गलत बात है एकदम।
उसका दिल टूट जाता है। झूठ बोलना गलत बात है। तो यहाँ पर उसको एक्सपीरियंसेस होता है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्रीज करती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक झूठ छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें वो अफेक्ट करता है डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रेशन। डिसइक्विलिब्रेशन क्या है भाई? कि जो इंटरनलाइजेशन होता है, इंटरनलाइज का मतलब प्रमाणित हो जाना। क्या प्रमाणित हुआ बच्चे के द्वारा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? कहाँ से? सोशल एक्सपीरियंसेस से। तो ये जो इंटरनलाइजेशन है, मैं यहाँ पे अभी डिसइक्विलिब्रेशन के बारे में बता रहा, तो इंटरनलाइजेशन, तो इंटरनलाइजेशन में अगर बच्चा जो जानता है, ठीक है, बच्चा जो जानता है ऑलरेडी न्यू, और जो जानने वाला है अबाउट टू नो, अबाउट टू नो, उसमें अगर इम्बैलेंस आ जाएगा, इसी को कहते हैं डिसइक्विलिब्रेशन। तो डिसइक्विलिब्रेशन का अर्थ आप फिर से समझ लीजिए। पहले झूठ बोलना उसके लिए सही था, वो लगता था कि झूठ बोलना सही है क्योंकि अकेले दुनिया में था, उसको बताने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ जब वो सोसाइटी में आता है साहब, तो सोसाइटी में आने के बाद उसे पता चलता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्पीक ट्रुथ, ठीक है, यहाँ पे लाई। तो यहाँ पे उसकी इम्बैलेंस हो जाती है, इसी को बोलते हैं डिसइक्विलिब्रेशन। तो डिसइक्विलिब्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम का ओपोजिट होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कब होता है? जो जानता है और वही कर रहा है, या वही उसने सोसाइटी में देखा है, तो इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर जो वो जानता है झूठ बोलना सही बात है, लेकिन सोसाइटी में वो देख रहा है झूठ बोलना सही बात नहीं है, तो यहाँ पे इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। इसी को डिसइक्विलिब्रेशन बोलते हैं। इक्विलिब्रेशन का अर्थ क्या है भाई? इक्विलिब्रेशन में क्या होता है कि उसकी एक छटपटाहट हो जाएगी कि ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, जो मैं जानता हूँ और जो मैं नहीं जानता हूँ, या मैंने जो सोसाइटी में देखा उसमें एक वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसी बैलेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन। वो बच्चा छटपटाने लगता है कि ऐसा कैसे होता है, मैं जो जानता हूं वो गलत है दुनिया के नज़र में, इसीलिए दुनिया के नज़र में क्या सही है वो पहले वो देखता है, उसको इंटरनलाइज करता है, उसको मानता है, स्वीकार करता है और अपने आप को बैलेंस करता है। तो क्या बैलेंस करता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सोसाइटी में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया? बैलेंस हो गया साहब। इसी को कहते हैं साहब इक्विलिब्रेशन, ठीक है। चलिए, और ये जो दो टर्म हैं इसको आगे हम लोग समझेंगे, एकोमोडेशन और असिमुलेशन। चलिए यहीं तक आज रखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको मैं यहाँ से आगे पढ़ाऊंगा, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। तो सेकेंड पार्ट जो है उसमें हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।